डालडा हिंदुस्तान लीवर देश का पहला वनस्पति घी था, जिसके मालिक थे स्वतंत्रता भारत के उस समय के सबसे बड़े धनी सेठ रामकृष्ण डालमिया। टाटा, बिरला और डालमिया तीन नाम बचपन से आप सुनते आए होंगे, मगर डालमिया घराना अब न कहीं व्यापार में नजर आया और न ही कहीं इसका नाम सुनाई देता है। वास्तव में डालमिया ने स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ मिलकर गोहत्या एवं हिंदू कोड बिल पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर नेहरू से कड़ी टक्कर ली थी। नेहरू की कोप दृष्टि ने 1 लाख करोड़ के मालिक डालमिया को दिवालिया बनाकर रख दिया। उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान लीवर और अनेक उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। अदालत में मुकदमा चला और डालमिया को 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। तबाह हाल और अपने समय के सबसे धनवान व्यक्ति डालमिया को नेहरू की वक्र दृष्टि के कारण जेल की कालकोठनी में दिन व्यतीत करने पड़े। नेहरू के ज़माने में भी 1 लाख करोड़ के मालिक डालमिया को साजिशों में फंसा के नेहरू ने कैसे बर्बाद कर दिया। जिस व्यक्ति ने नेहरू के सामने सिर उठाया, उसी को नेहरू ने मिट्टी में मिला दिया। देशवासी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष बाबू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आज़ादी से पहले देश के शीर्ष उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया वो शख्स थे जिन्होंने कोलकाता में अपनी उम्र में छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी और दलाली का काम भी करना पड़ा था। एक समय ऐसा भी आया कि उन पर लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया। उनके पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन हौसला और बुद्धि, साहस ने उन्हें इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया कि आज भी ये मुहावरा लोगों की जुबान पर आता है कि क्या टाटा, बिरला और डालमिया बनोगे, यानी कि देश के लिए वो ऐसे प्रतीक बने कि उनके जैसा हर कोई बनना चाहने लगा। रामकृष्ण डालमिया का जन्म 7 अप्रैल 1893 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में चिड़ावा कस्बे में हुआ था। उनके पिता भाग्य की तलाश में परिवार को कोलकाता ले गए। पिता का जीवन सादा था और संघर्ष भरा। वो ताउम्र वहाँ बड़े सेठों के यहाँ मुनीम या अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे। उनके बड़े बेटे रामकृष्ण उनसे अलग थे। बहुत तेज दिमाग और यादाश्त वाले, गणितीय क्षमता तो ज़बरदस्त थी। बचपन से ही उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया था। रामकृष्ण डालमिया की बेटी नीलिमा डालमिया अधर की किताब फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया में काफ़ी कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे वही जो सब कुछ लिखा गया है उस किताब में। शुरुआती दौर में वो सट्टा बाज़ार में पैसा लगाते थे। इसमें उन्हें जहां बदनामी मिली वहीं लोगों का भरोसा भी खोया। तब ये हालात हो गई कि कोई भी उनके साथ पैसों का लेन देन पसंद नहीं करता था। लोगों ने उधार देना भी बंद कर दिया था। एक बार उन्होंने पिता के वो 500 रुपये चुराए जो उस फर्म के थे जहां पर उनके पिता काम करते थे। हालांकि बाद में ये पैसा उन्होंने फर्म के मालिक को दोगुना करके लौटाया। ऐसे समय में जब किस्मत उन्हें हार और दगा से दे चुकी थी, ज़्यादातर कामों को नाकामी से देखने लगे थे, तो तमाम लोगों का हजारों रुपए कर्ज उनके ऊपर चढ़ चुका था। तब एक पंडित ने उनका हाथ देकर कहा कि तुम अगले हफ्ते में अमीर बन जाओगे, तुम्हारे हाथों में 1.5 लाख रुपए आएंगे। इस शख्स ने अपने आप पर विश्वास नहीं किया। विश्वास करता भी कैसे? जिस इंसान की जेब में 5 रुपए नहीं हैं, उस इंसान के पास 7 दिन के बाद 1.5 लाख रुपए आने वाले हैं, वो भी उस समय के दौर के 1.5 लाख रुपए। फिर ऐसा हुआ, अचानक चांदी के दाम बढ़ने लगे। उन्होंने लंदन में चांदी की 4 फर्मों की जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए हज़ारों रुपए की चांदी बुक करानी शुरू की। हालांकि तब भी उनकी जेब में पैसा नहीं था, लेकिन इसे ही किस्मत कहते हैं। तब चांदी के भाव बढ़े ही नहीं, बल्कि बेतहाशा चढ़े और बढ़े। देखते देखते वाकई एक हफ्ते में उन्होंने 1.5 लाख रुपए कमाया। इतना ज़्यादा धन हाथ में आया, सबका उधार खत्म किया। अब भी उनके पास काफ़ी रुपए थे। जिस तरीके से उन्होंने सबके पैसे वापस किए, उस वजह से कोलकाता के व्यापार जगत में वो ऐसे शख्स बनकर उभरे जो अब न केवल विश्वसनीय थे, बल्कि उनकी चतुराई के किस्से लोग गढ़ने लगे थे और उन्होंने व्यापारिक दृष्टि में अपनी एक धाक जमा ली थी। इसी बीच चांदी को लेकर जब ब्रिटिश सरकार ने 20 के दशक में अपने नियम बदले, तो डालमिया की किस्मत ऐसी बदली कि जिस काम में हाथ डालते थे
उसमें उनके सफलता ही मिलती गई। वो तरक्की की ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे जो सपने में कभी नहीं सोची थी। स्थिति ये हो गई कि 20 से लेकर 40 के दशक के बीच डालमिया इंडस्ट्री का देश में तेजी से विस्तार हुआ। देश के हर कोने में कारखाने और ऑफिस खुलने लगे। डालमिया इंडस्ट्री बीमा, बैंकिंग, मीडिया, केमिकल, आयरन, सीमेंट, वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ समेत तमाम सेक्टर में पैर पसार चुकी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके दोस्त थे, उनकी बात सुनी जाती थी, गांधी जी से मुलाकातें होती थी, लेकिन शायद उनके सबसे गहरे दोस्त अगर कोई थे तो वो पाकिस्तान के संस्थापक और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना और डालमिया में ढेर सारी विभिन्नताएं थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्ती बहुत गहरी थी। जब जिन्ना ने 1947 के दूसरे हफ्ते में हमेशा के लिए घर छोड़ा तो नई दिल्ली में उनका एक बंगला था जो कि कलाम रोड पर स्थित है, और पहले उस कलाम रोड का जो नाम हुआ करता था वो औरंगजेब रोड हुआ करता था। उसको बेचकर वो डालमिया को चले गए। जिन्ना अक्सर दिल्ली में डालमिया हाउस में आकर घंटों रामकृष्ण डालमिया के साथ बातें करते रहते थे। उनकी बेटी नीलिमा डालमिया की किताब के अनुसार दोनों अपने सिक्रेट और राजनीति समेत तमाम बातों पर डिस्कस करते थे, आपस में हंसते थे। शायद वो डालमिया ही थे जो जिन्ना को कुछ भी कहने की हिम्मत रखते थे। जिन्ना उसे मित्रवत ही लेते थे। डालमिया ने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 शादियाँ की थी। जिस समय डालमिया ने एक के बाद एक 6 शादियाँ रचाई, उस समय ऐसा करना कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने कभी भी इन सब की परवाह नहीं की। डालमिया की बेटी नीलिमा ने अपनी किताब फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर के डालमिया में उनकी शादियाँ और कई रोमांस के बारे में भी लिखा है। यह बातचीत में कहती है कि उनके पिता खुद को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते थे, लिहाजा उसी तरह की ज़िंदगी जीने में उनका यकीन था, चाहे वो ताकत के मामले में हो या फिर महिलाओं के मामले में। डालमिया की पहली शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी। पहली पत्नी नर्मदा की उम्र महज 12 साल की थी, लेकिन महज 2 साल में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी दूसरी शादी दुर्गा से हुई। लोगों का लगा कि अब रामकृष्ण दुर्गा के साथ ज़िंदगी भर खुश रहेंगे, लेकिन किसे मालूम था कि अपने जीवन में शादियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। दूसरी शादी के कुछ ही सालों बाद उनका दिल आधुनिक तौर तरीकों वाली सुंदर पंजाबी युवती प्रीतम पर आ गया। गुपचुप शादी कर डाली। जब उन्होंने इसके बारे में दूसरी पत्नी दुर्गा और परिवार को बताया तो उनका खूब विरोध हुआ, लेकिन डालमिया कहाँ टस से मस होने वाले थे। डालमिया ने उन्हें दिल्ली में रहने के लिए अलग बड़ा सा घर दिया। जल्दी ही ये प्यार खत्म हो गया। डालमिया ने इसके बाद जल्दी 2 शादियाँ और कर डाली। नई बीवियों के नाम थे सरस्वती और आशा। आशा बंगाली थी। ये दोनों शादियाँ गुप्त तरीके से हुई थी। डालमिया यही नहीं रुके, उन्हें एक और युवती पसंद आ गई थी। वह राजस्थान की उभरती हुई कवित्री, नाम था दिनेश नंदिनी। डालमिया संस्था से ही मिलने वाले सक्सेरिया प्राइज से दिनेश नंदिनी की किताब को पुरस्कृत किया गया। डालमिया ने पुरस्कार समारोह में उन्हें पहली बार देखा और पसंद कर लिया। 2 साल तक दोनों के बीच पत्रों का व्यवहार होता रहा। डालमिया उन्हें बार बार शादी के लिए मनाते रहे। आखिरकार वह मान गई, लेकिन एक शर्त पर, इसके बाद आप कभी शादी नहीं करोगे। नीलिमा कहती है कि ये शादी भी गुप्त तरीके से ही बनारस में डालमिया के गंगा किनारे स्थित घर में हुई थी, लेकिन जब मेरी माँ को पता लगा कि ये शादी गुप्त रूप से हो गई है तो उनका माथा ठनका। अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शादी के तुरंत बाद डालमिया ने उन्हें लंदन में जाकर रहने को कहा, लेकिन मेरी माँ ने साफ तौर पर मना कर दिया। तब उन्हें दिल्ली में एक बड़ा घर दिया गया। जब ये छठी शादी हुई तो इसका विरोध बहुत हुआ। डालमिया के बच्चे काफ़ी बड़े हो रहे थे। उनके भाई और माँ ने भी इस पर काफ़ी एतराज़ जताया था, लेकिन शादी तो हो चुकी थी। डालमिया ने छठी शादी के बाद वन वर्ल्ड मूवमेंट शुरू किया, जिसके लिए वह अपने प्राइवेट विमान से कई देशों में गए। उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। वह छठी पत्नी दिनेश नंदिनी के साथ इसी सिलसिले में अमेरिका गए। वहाँ उनका दिल एक अंग्रेज युवती पर आया। अपनी किताब में नीलिमा लिखती है कि अमेरिका में उनके पिता का दिल एक अंग्रेज युवती पर आ गया। हालांकि फिर ये प्रकरण भी खत्म हो गया था। चर्चाएं तो ये भी थी कि उनके रिश्ते मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना के साथ भी थे। नीलिमा याद करती है कि उनकी माँ दिनेश नंदिनी अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारे पिता की नज़दीकियाँ फातिमा के साथ
भी थी। हालांकि नीलिमा को संदेह है कि उनके पिता के रिश्ते जिन्ना की बहन से रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जिन्ना और उनकी बहन के साथ जितने अच्छे रिश्ते डालमिया के थे शायद ही किसी के रहे होंगे। हालांकि 1947 में आज़ादी के बाद उनके दिन बदलने लगे, परिवार में बंटवारा हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू के खराब रिश्तों का नतीजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। वो 3 साल के लिए जेल भी गए। जब वह लौटे तो उनके लिए स्थितियां बदल चुकी थी। वो दोबारा फिर वो अपना रुतबा और आर्थिक मजबूती हासिल नहीं कर पाए। 1978 में 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री रामकृष्ण डालमिया की। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए, ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही कोई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।